नमस्कार, सबलाइम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेश। हम देख रहे हैं खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती 2020 और आज हम फास्ट रिवीजन में राज्य व्यवस्था के भाग 2 पर चर्चा करेंगे। भाग 2 में हम राज्यसभा पर चर्चा करेंगे। तो राज्यसभा से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। राज्यसभा में होते हैं 280 सदस्य, जिनमें से 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, या 275 सदस्य, जिनमें से 18 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और 252 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इसमें से जो ऑप्शन सी है ये आपका सही जवाब है। 250 कुल सदस्य होते हैं, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और जो 238 बचते हैं वो चुनाव के द्वारा आते हैं, चुने हुए होते हैं। आगे देखते हैं। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? प्रत्येक राज्य के लिए बराबर, उनकी जनसंख्या के अनुपात में, उनके क्षेत्रफल के अनुपात में, उनके राजस्व के अनुपात में। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है, और इसका निर्धारण संविधान की चौथी अनुसूची से होता है। संविधान की चौथी अनुसूची से हमें पता चलता है कि राज्यसभा में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व है वो उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्यों की विधानसभाओं से, राज्यों की विधान परिषदों से, या राज्यों की विधानसभा विधान परिषद दोनों से, या फिर नगरपालिका के सदस्यों एवं ग्राम पंचायत सदस्यों के द्वारा। तो जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो राज्य की विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं। मतलब ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब है। ये संविधान का जो अनुच्छेद 80 है उसके द्वारा हमें पता चलता है कि जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 2 वर्ष? तो ये 6 वर्ष सही जवाब है। ऑप्शन सी जो है आपका वो सही आंसर है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है। और ये जो है ये जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है इसके बारे में संविधान में अनुच्छेद 83 में बताया गया है, 83 में बताया गया है। अनुच्छेद 83 में बताया गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है। पिछले प्रश्न में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा गया था और इसमें आपसे राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जा रहा है। ध्यान से पढ़िए इस प्रश्न को। 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त होता है, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है, समाप्त होने का विषय नहीं है। तो इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। राज्यसभा का कार्यकाल कभी नहीं समाप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ये भी ध्यान देने वाला प्रश्न है। राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? इन तीनों में से कौन ऐसा है जो राज्यसभा को भंग कर सकता है? तो कोई भी राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता है। डी आपका सही जवाब है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसके जो 1/3 सदस्य हैं वो हर 2 साल पे बदलते रहते हैं, तो इसलिए राज्यसभा को कभी भंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है, या फिर राज्यसभा अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है, या राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती है। इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं? क्या केवल एक सत्य है? पहला सत्य, राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं होती है, बिल्कुल सही शब्द है। जो धन विधेयक है इस पे जो सारे अधिकार हैं वो लोकसभा के पास होते हैं। राज्यसभा
उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती है या उसको अस्वीकार नहीं कर सकती है। दूसरा कथन देखते हैं, राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर कोई मतदान नहीं कर सकती है। तो ये भी बात सही है, राज्यसभा अनुदान की मांग पे कोई राज्यसभा में बात नहीं होती, कोई मतदान नहीं होता है। और राज्यसभा वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती। वार्षिक वित्तीय विवरण से मतलब बजट, तो बजट पे चर्चा हो सकती है। तो ये कथन जो है आपका यहाँ पे गलत हो जाता है। तो इस तरीके से 1 और 2 कथन सही हैं और ये हमारे विकल्प बी में है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं। राज्यसभा के पास कौन कौन से विशेषाधिकार हैं? 4 ऑप्शंस हैं आपका, चौथा हिडन है, वो मैं स्लाइड डाउन करके आपको दिखा दूंगा। पहला जो ऑप्शन है, राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तित करना और उस राज्य का नाम परिवर्तित करना। क्या ये राज्यसभा का विशेषाधिकार है? संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए प्रस्ताव पारित करना, या राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करना और राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति के पश्चात उसकी पेंशन का निर्धारण करना, या फिर चुनाव आयोग के क्रियाकलापों का निर्धारण करना और चुनाव आयुक्तों की संख्या निर्धारित करना। तो इन जो सभी ऑप्शन हैं, इनमें जो ऑप्शन बी है वो आपका सही जवाब है। संसद को राज्य सूची से संबंधित नियम बनाने में शक्ति प्राप्त है और अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन करने के मामले में शक्ति प्राप्त है। इसलिए जो ऑप्शन बी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। जो राज्य सूची है ये अनुच्छेद 249 के तहत, अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा को इसमें शक्ति प्राप्त है। और जो अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की बात है, इस मामले में राज्यसभा को अनुच्छेद 312 के तहत शक्ति प्राप्त है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब है और आपको इन 2 अनुच्छेदों को भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो अभी बताया था आपको, आप ध्यान दिए होंगे तो ये आंसर आसानी से कर पाएंगे। अनुच्छेद 115, 116, 226 या 249। तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति अनुच्छेद 249 के तहत प्राप्त होती है। तो जो आर्टिकल ऑप्शन डी है आपका, ये सही आंसर है। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होगा? प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र दे देता है, संसद भंग हो जाती है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, या उपरोक्त में से कुछ नहीं होता। क्या हो जाएगा अगर सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए? इनमें से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति उसका कोई उत्तरदायित्व तो नहीं होता है। इसलिए राज्यसभा में अगर सरकार पराजित हो जाती है, उसको बहुमत नहीं मिलता है किसी भी बात पे, किसी विधेयक पे, तो उससे सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की 4थी अनुसूची को सही वर्णित करता है? इसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण सूचीबद्ध है, इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं हैं, जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है, इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। शुरुआत में एक प्रश्न आया था, उसमें 4थी अनुसूची की बात आई थी। तो ये जो है, इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, किस राज्य से कितनी सीटें होंगी इसका निर्धारण जो है, इस बात का जो हमें पता है वो 4थी अनुसूची से मिलता है। तो इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। ऑप्शन डी जो है आपका ये सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, संसद द्वारा चयनित होता है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा
चुना जाता है। तो जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। पदेन अध्यक्ष से मतलब जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का अध्यक्ष स्वतः ही हो जाएगा। तो ये जो बात है मैं आर्टिकल 89 से पता चलती है। आर्टिकल अनुच्छेद 89 से हमें ये पता चलता है कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 32 वर्ष या 35 वर्ष? तो राज्यसभा के लिए जो न्यूनतम आयु है राज्यसभा सदस्य के लिए ये 30 वर्ष है। 30 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति राज्यसभा के लिए निर्वाचित नहीं हो सकता है। ये 25 वर्ष किसके लिए है? 25 वर्ष लोकसभा के लिए है। 35 वर्ष किसके लिए है? ये राष्ट्रपति के लिए है। तो ये बातें भी ध्यान में रखनी है। 25 किसकी है, 30 किसकी है, 35 किसकी है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ? 1950, 51, 52 या 53 में? तो जो राज्यसभा का गठन है वो सबसे पहले 1952 में हुआ है। जो ये 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ है और 13 मई 1952 को राज्यसभा की सबसे पहली बैठक हुई है। तो ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। लोकसभा विधेयक पर आगे विचार नहीं कर सकती। लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा को लौटा सकती है। डी ऑप्शन है, राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है। तो इसमें से जो है वो ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। जो धन विधेयक है उस पर राज्यसभा को अधिकार प्राप्त नहीं होता है। धन विधेयक अगर राज्यसभा में जाता है विचार के लिए तो राज्यसभा को 14 दिन के अंदर उसको पास कर देना होता है। अगर वो 14 दिन के अंदर पास नहीं करते तो विधेयक को पास मान लिया जाता है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है? राज्यसभा का मनोनीत सदस्य जो क्षेत्र विशेषज्ञ हो, राज्यसभा के उपसभापति, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, राज्यसभा में सदन का नेता या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो आपका सही जवाब है। मंत्री ऐसा मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है, लेकिन मंत्री है तो वो सरकार का अंग है, इसलिए वो लोकसभा की कार्रवाई में भी भाग ले सकता है। अच्छा, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और लोकसभा या राज्यसभा लेकिन दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो ऐसा आपका जो व्यक्ति है वो अटॉर्नी जनरल होता है, महान्यायवादी। ये आर्टिकल 76 के अंतर्गत होता है, नियुक्त होता है और ये सदन की दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है और ये सदस्य किसी का भी नहीं होता है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।